मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। बेटा जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे डॉक्टर से दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है। विमला जी ने अपने बेटे अंकित से कहा, लेकिन अंकित तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक विमला जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से अंकित की पत्नी मेघा बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती है क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? यूँ तो कहेगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूँ दिन भर घर में घूमती रहेगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। मेघा का गुस्सा देखकर विमला जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। अंकित सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूँ? विमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह विमला जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कराहती रही। सुबह के 10 बज गए, पर किसी ने चाय पानी की नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। विमला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा अंकित अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जिलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। विमला जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वो ही फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए तरसा दिया है। एक बार उन्होंने टोक दिया तो मेघा बोली, मम्मी जी हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से अंकित से बोली, अंकित मुझे डॉक्टर से दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही अंकित भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ, फिर दुनिया भर की दवाई देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो, घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहिए। विमला जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई, फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूंगी। मेघा ने अजीब सा मुंह बनाया, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है, अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाए, ये सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दे। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी कैरियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मेघा अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। विमला जी चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठीक कमाई थी, वो कपड़ों और गहनों से ज्यादा खाने पीने पर खर्च करते थे। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए।
विमला जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर करके खाती थे। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रहे थे। उनकी बड़ी बेटी रीवा की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहाँ पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की। मेघा यूँ तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकते थे। मेघा जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर रीवा विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर विमला जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू है तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। विमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद मेघा में कोई बदलाव आएंगे, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गए। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन विमला जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रहे थे। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर मेघा ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गए। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही है तो और भी न जाने क्या क्या खाती होगी। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगे। इतना अपमानित होने के बाद आज विमला जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी, हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। मेघा उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में विमला जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती थी तब भी मेघा उन्हें ताना देते रहती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों विमला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। अंकित और मेघा दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे। घर में विमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। विमला जी घर में पुराने सामान की तरह थे, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर विमला जी की जरूरतों की उपेक्षा कर देते थे। विमला जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर अंकित ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थे, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच विमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो मेघा सामने खड़ी रहती थी और वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। रीवा के फोन आने पर भी कुछ नहीं बोलती थी। रीवा से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। अंकित ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी मेघा आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है, स्लीपर में ही चली जाएगी। पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। अंकित ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। विमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांसें ली, वरना कितने दिनों से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी।
वहाँ जाकर सबसे मिले। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो फूट फूट कर रोने लगे, जैसे आज दिल का सारा गुब्बार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने रीवा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। रीवा की बात सुनकर विमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाइए ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? अंकित और मेघा से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी को इतना तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। तभी विमला जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हो, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? विमला जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती है, तभी दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। रीवा ने बोला। विमला जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर अंकित और मेघा के पैरों से जमीन सरक गए। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई है, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों न आ जाए। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। मेघा बरस पड़े। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर अंकित को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेघा, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। अंकित और मेघा ने घर खाली कर दिया था। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और विमला जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।